दोस्तों इंडिया अब लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सकें। अब देखो होता क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में यूएनएफ ट्रिपल सी काम करता है ना, तो उसकी जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुई थी तो उसके तहत ये प्रोविजन था कि भाई 2025 में इंडिया इस टारगेट को, जो भी इंडिया ने अपनी तरफ से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट रखे थे, उनको अपडेट करेगा, उनको रिवाइज करेगा। तो ऐसे में अब 2026 के स्टार्टिंग फेज में ही इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि हम 2035 तक जो टारगेट्स लेके चल रहे हैं उनमें पहला टारगेट तो ये रहेगा कि जो हम एमिशंस किया करते हैं उनको 2005 के कंपैरिजन में उस लेवल को रिड्यूस करके हम 47% तक रिड्यूस करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के जो हमारे रिसोर्स है जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो ज्यादा भी नहीं, तो हम 60% तक इंस्टॉलेशन अचीव करने का टारगेट रख रहे हैं 2035 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का जो हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में रिडक्शन करना है, चाहे वो फॉरेस्ट कवर को बढ़ा करके, ट्री कवर को बढ़ा के करना हो, तो 3.5 से 4 बिलियन टन तक हम रिड्यूस करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि 2035 तक क्या इंडिया ने टारगेट्स रखे हैं। और इसके पहले जो 2022 में जो टारगेट्स अनाउंस किए थे, जिनका अचीव करने का साल था 2030, वो हमने रखा था कि हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। ठीक है, एमिशंस को 2005 के कंपैरिजन 44% तक रिड्यूस कर देंगे और कार्बन सिंक 2.5 से 2 बिलियन टन तक हम रिड्यूस करेंगे। तो मोटी मोटी बात करें तो ये जो टारगेट्स थे 2022 के, उनको अभी हमने अपडेट कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखो, अब आपकी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा समय रहा नहीं है, 2 से भी कम महीने रह चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या है कि PWIS की तरफ से आप लोगों के लिए फुल स्केल टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2026, ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में मिल जाएगा। तारीख याद रख लेना, 28 मार्च, तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, 1-2 दिन का ही है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको जिस तरीके से आप अपना एग्जाम देने जाते हैं एग्जैक्टली वैसा ही एक्सपीरियंस देने का काम किया जा रहा है, जिसमें 9:30 से 11:30 सुबह का टाइम रहेगा आपका जीएस का, और 2:30 से 4:30 तक का रहेगा सीसैट का। तो ऐसे में आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप 2026 प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं। और बाकी रही बात ऑफलाइन की, तो आपको जरूरत पड़ेगी सेंट्रल लिस्ट की। तो सेंट्रल लिस्ट है वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप चेक कर लो। साथ ही साथ एप्लीकेशन कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, उसकी भी डिटेल्स है वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, समय हमारे पास में कम है। ठीक है ना? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स को। देखो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा गर्भ INI। देखो ये एक तरीके की इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है जिसमें मेन काम ये है कि हमारे देश में जो बर्थ आउटकम है, होता क्या है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो हमारे देश में अभी भी ज्यादा है ना? तो उसको हम और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लोकल टेक्नोलॉजी बेसिस पर, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक कोशिश करें कि जो फर्स्ट मंथ होता है एक बच्चे के पैदा होने के बाद का, उसी में उसकी जान ज्यादा जाने का खतरा रहता है ना? तो उसको हम रिड्यूस कैसे करें। तो ये इनिशिएटिव जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, राइट? और लॉन्च किसने किया है, एक तो ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। और दूसरी बात, ये इनिशिएटिव नया नहीं है, 2019 में इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। मेन काम क्या है कि हम मैटरनल हेल्थ को प्रॉपर तरीके से टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर नियोनेटल स्टेज पे अगर बच्चे की डेथ हो रही है, आप सोचिए 28 दिन के अंदर अंदर, तो उस केस में हमें समझना होगा कि माँ जो है वो क्या खा रही है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, किस तरीके की चीजें लाइफ को कंप्लीट कर रही है कि बच्चा 28 डेज के अंदर ही कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पा रहा है, राइट? तो इसमें अगर बात करें तो देखो एक प्रॉपर स्टडी की गई है, लगभग 12,000 वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनसे रिलेटेड पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है, मल्टी ओमिक, बायोमार्कर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं तो आप डिजीज से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं उनकी आप स्टडी करते हो, तो वो मोरलेस एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर, मतलब एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड आपका
बैकग्राउंड, ठीक है, कि किस तरीके से माताएं प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन का सामना कर रहे हैं। मल्टीओमिक का मतलब कि आपके पास में जेनोमिक्स भी है, मेटाबोलोमिक्स भी है, मतलब एक इंडिविजुअल की बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टडीज होती हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करना और एआई का यूज करते हुए फिर पता करना कि कहां पर एक इंडिविजुअल जो लेडी है वो प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क का सामना कर रही है। अगर हम आउटकम्स की बात करें तो एक तो क्या होता है कि प्रॉपर डेटिंग का आइडिया लगाना है। होता क्या है यहां पर कि जो प्री नेटल या फिर कहें कि प्री टर्म बर्थ होती है ना, उसको हमें कहीं ना कहीं टैकल करना है। ये हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे जो हैं वो एक होता है ना कि टाइम पीरियड दिया जाता है कि 9 मंथ मेच्योरिटी होनी चाहिए एक एम्ब्रायो की, उसके बाद में ही अगर डिलीवरी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन प्री मेच्योर बर्थ होने के चलते फिर बाद में हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आता है। तो ऐसे में डेटिंग प्रॉपरली की जा सके कि हाँ भाई कब क्या डेट है किसकी, ठीक है। साथ ही साथ बायो माइक्रोबायोम बेस्ड प्रेडेटर मतलब वायरस, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनके बारे में भी स्टडी करना इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ रैपिड डायग्नोसिस, जल्दी से आइडिया लगाना, और जेनेटिक मार्कर्स कि हाँ भाई क्या कहीं पर प्री बर्थ के या प्री टर्म बर्थ के रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन चीजों को स्टडी करना मेन टारगेट यहां पर रहता है। ध्यान रखें ये गर्भ आईएनआई दृष्टि प्लेटफॉर्म एक और सेगमेंट चलता है जो कि रिसर्च के सेगमेंट के लिए काम करता है कि हाँ भाई डेटा कलेक्ट भी हमें करना है, कोलैबोरेट भी करना है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो ये ध्यान रखना है। ये हमेशा ध्यान रखें ना कि इंडिया में ये जो इनिशिएटिव है ये ग्लोबल डिफरेंट इनिशिएटिव्स के साथ इंटीग्रेटेड भी चल रहा है। तो गर्भ आईएनआई, गर्भ गर्भ आईएनआई दृष्टि, ये ध्यान रख लें। फिर आता है गर्भ आईएनआई आनंदी माँ। इसमें ये रहता है कि एक ट्रांसलेशनल आर्म है ये, मतलब ये कि माताओं को अपनी खुद की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, क्या उनको करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो चीज इस आनंदी माँ सेगमेंट के थ्रू कन्वे की जाती है। और हमारा टारगेट क्या है कि जो प्री टर्म बर्थ है ना, मेन तो क्या होता है इमेच्योर बच्चों की डिलीवरी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात करें तो उसको रिड्यूस करना मेन टारगेट है। फिर आता है ग्लोब नेटवर्क। देखो 12वीं 12th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग जो है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई, इंडिया ने होस्ट किया। सबसे पहली बात ये ग्लोब नेटवर्क क्या है। देखो हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनली अगर करप्शन से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करना है तो हमें एक ऐसे सेगमेंट पे काम करना जरूरी है जो कि क्रॉस अक्रॉस द बॉर्डर्स डिफरेंट जो हमारी पुलिसिंग एजेंसीज है उनके बीच में हम प्रॉपर कॉपरेशन कोलैबोरेशन सेटल कर सके, जिससे कि ये करप्शन का जो मामला होता है ये ट्रांसनेशनल होता है ना। एक देश में करप्शन से जो पैसा कमाया जाता है, जो कुछ अर्निंग है वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट की जाती है, तो साथ में मिलकर काम किया जाए तो चीजों को टैकल करना पॉसिबल हो जाता है। तो फोकस क्या है, एक तो एसेट रिकवरी में आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम सुना होगा और काम करते हुए देखा होगा कि जब भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या पैसा बनाया जाता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी उन चीजों को सीज करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है, दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जब भी हमारे देश की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता है इंटरपोल में, इंटरपोल का मतलब हो गया एक तरीके से इंटरनेशनल आपकी वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन सेगमेंट है ना, इसमें हमारी तरफ से सीबीआई पार्टिसिपेट करती है। तो आप क्या देखते हैं कि एक तो आ गया आपका सीबीआई और दूसरा ईडी, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन इस ग्लोब नेटवर्क में देखने को मिलता है, क्योंकि टारगेट क्या है कि एंटी करप्शन सक्सेस हमें अचीव करनी है। और अभी इंडिया में देखा जाए तो एंटी करप्शन सक्सेस ज्यादा नहीं है, केवल $5.6 बिलियन ही हम रिकवर कर पा रहे हैं। इससे और आगे जाना है क्योंकि करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा है। जरूरत क्यों है मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि रियल टाइम में अगर देखें तो आज के समय में करप्शन के केसेस एक देश के अंदर ही नहीं छुपे हुए हैं, अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं उनके मामले, ठीक है। फिर इसके अलावा एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का भी प्रोविजन है इसमें। इससे क्या है कि जब डेटा एक साथ एक जगह इकट्ठा हो, या फिर ये कहें कि मान लो कि कोई एक करप्ट प्रैक्टिस करने वाला कोई मान लो सिविल सर्वेंट है या XYZ कोई भी इंडिविजुअल है, वो अगर जाकर के यूके में सेटल होता है तो यूके की जो एजेंसीज है उनके साथ में अगर इस ग्लोब नेटवर्क के थ्रू सीधी कनेक्टिविटी इंडियन एजेंसीज की रहे तो कितना जल्दी चीजों को टैकल करना पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें ये एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सेटअप रहता है जहां पर मेंबर एजेंसी, जो भी मेंबर कंट्रीज की ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं
इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटल करने का टारगेट है। स्ट्रेटेजिक डेलिब्रेशन, सीधी बात है, ये जो ग्लोब नेटवर्क की 12th मीटिंग इंडिया ने होस्ट की है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न किया जा सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उनकी बात करें तो उनका लिंक हमें अक्रॉस द बॉर्डर देखने को मिलता है। फिर आ जाओ ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क की अगर डिटेल की बात करें तो ये क्या है, ये एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के तौर पे का जो नेटवर्क है, वो एक आप देखोगे कि फाइनेंशियल और किसी भी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंटेन करने के लिए काम करने में अपनी तरफ से एफर्ट डालता है। शुरुआत हुई थी, देखो, G20 की समिट होस्ट की थी 2020 में सऊदी अरब ने उस टाइम पे, पर इसको फॉर्मली अनाउंसमेंट में कब लाया गया, 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से अप्रूवल के बेसिस पे, है ना। उसमें एक स्पेशल सेशन रखा गया था एंटी करप्शन के पॉइंट से। इसके अलावा मेंबरशिप, देखो, यूनाइटेड नेशन के अंडर में यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC काम करता है, उसमें 135 कंट्रीज है, 250 अथॉरिटीज हैं, उन सब के लिए यहाँ पर मेंबरशिप ओपन है इस ग्लोब नेटवर्क में। इंडिया ने 2022 में इसको ज्वाइन कर लिया, जहां पर CBI और ED हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन रखती है। ग्लोब नेटवर्क का सेक्रेटरीट फिलहाल के लिए देखें ना तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जो है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है अभी के लिए। और वैसे ऑब्जेक्टिव कैसे भी करके रैपिड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी हो अक्रॉस द बॉर्डर, वो इजीली हो सके। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करना, एसेट्स की रिकवरी करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें मतलब करप्शन के केसेस को टैकल करने में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो इसमें प्लेनरी एंड स्टेयरिंग कमेटी है, वो मेन काम करती है, मतलब ऐसी बॉडी, ऐसी एंटिटी जहां पर पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या जो भी करप्शन को टैकल करने से रिलेटेड सिविल सोसाइटी के, आप कह सकते हो एनजीओ काम करते हैं, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंस, एजेंसी टू एजेंसी कॉपरेशन, सीधी बात है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक करना पड़ता है, पर डायरेक्टली लिंक हो जाएगा तो इजीली फिर क्रिमिनल्स को पकड़ना पॉसिबल हो पाएगा। ग्लोबल कमिटमेंट है कि जिस तरीके से एंटी करप्शन को लेकर के यूनाइटेड नेशन में भी एक एंटिटी काम कर रही है, तो क्यों ना इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम किया जाए जिससे कि चीजें आसानी से टैकल हो सके। फिर आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। ये देखो अभी क्या है कि इंडिया की रैंक इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 6th रैंक आई है। वैसे 6th अगर देखें तो दुनिया के टॉप 6 मोस्ट पॉल्यूटेड जो आपके कह सकते हैं कंट्रीज, उनमें आ गया इंडिया, लेकिन एक परफॉर्मेंस में हमारी थोड़ा सा बेटरमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट होती है मेजरली कैलकुलेट की जाती है जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है ना, उसी के लेवल के हिसाब से। अब अगर इसमें देखें तो हम कहां स्टैंड करते हैं, देखो इंडिया 6th रैंक पे आ गया। हमारे यहां पर अगर पॉपुलेशन वेटेड एवरेज निकाले PM 2.5 का तो वो आता है 48.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी अगर कैलकुलेशन लगाऊं तो WHO का जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें हम अभी भी खरे नहीं उतर रहे हैं, वहां पर हमारी परफॉर्मेंस अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। पर पिछले 3 अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही हुई है। 2023 थर्ड थी, 2024 में 5th और 2025 में 6th। इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो आया है, लेकिन जितना चाहिए उतना है, क्योंकि WHO क्या कहता है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा कंसंट्रेशन 2.5 की, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की नहीं होनी चाहिए। और इस स्टैंडर्ड में ज्यादा नहीं, 90% से ज्यादा। अब आप सोचो कितने कंट्रीज इस स्टैंडर्ड को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात आती है हमारे देश में परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी उत्तर प्रदेश की लोनी मिली है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की बात करें तो वो न्यू दिल्ली पाई गई है। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में पाकिस्तान नंबर 1 है, फिर उसके बाद बांग्लादेश और तजिकिस्तान है। इसका मतलब अगर हम गणित लगाएं तो साउथ एशिया के लिए ये खतरे की घंटी अभी चल रही है। फिर बात आता है कि यहां पर हमारे लिए क्या कंसर्निंग बात है। देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, उसके लिए जो फंडिंग आती है उसका ज्यादातर फोकस किस पे आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, रोड से रिलेटेड जो डस्टिंग का डस्ट उड़ती है उसको टैकल करने में ज्यादा अलोकेशन जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर एमिशन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है ना, उस पर इतना फोकस दिया नहीं जा रहा फंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है, हमें मेजर कॉजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। फिर बात आता है इस एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, क्या है पूरा मामला। सबसे पहली चीज, ये एक तरीके की एनुअल असेसमेंट है जिसमें देखा जाता है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की क्या कंसंट्रेशन है आपकी हवा में,
राइट। 2.5 की बात करें तो ये देखो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, डस्ट, मेटल पार्टिकल्स, इनके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका अगर डायमीटर हम नापने की कोशिश करें तो वो डायमीटर उन पार्टिकल्स का मिलेगा 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम। तो ये इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं कि आप कितने बढ़िया से बढ़िया फिल्टर लगा लो, वो भी अगर हम लगा के इनहेल करेंगे तो सांस के साथ में लंग्स में ही जाके सेटल होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर कई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। पब्लिश कौन करता है? IQ एयर, स्विट्जरलैंड बेस्ड ये एक एंटिटी है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है इस पूरे रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले। अब आप देखो इसमें डेटा कलेक्शन, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा रिलीज किया जाता है वो, साथ ही साथ वैलिडेटेड सेंसर्स, मतलब जितने भी कंट्रीज इसके अंडर में पार्टिसिपेट करते हैं या जहां जहां पर भी ये सर्वे करते हैं, इनका टारगेट ये रहता है कि एक डिटेल्ड आए जहां से गवर्नमेंट का भी पूरा डिटेल आ गया, साथ ही साथ एडिशनल और इंफॉर्मेशन ले ली, फिर रिपोर्ट रिलीज करते हैं। अब आप देखो 2025 में 143 कंट्रीज में 9400 सिटीज की अक्रॉस इन्होंने स्टडी की है। तो ये क्वालिटी ऑफ डेटा शीट शेयर कर बताता है कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिटेल्स रिलीज कर रहे हैं। फिर आता है एलपीजी क्राइसिस एंड बायोगैस। देखो सीधी बात है, एलपीजी शॉर्टेज मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चलते, हॉर्मुज स्ट्रेट के चौक होने के चलते प्रॉब्लम में आ गई। तो अब देखो इंडिया में बायोगैस या फिर कुकिंग फ्यूल के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे हम इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन चूल्हा है, ये यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि एलपीजी जो है वो मोरलेस हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो 60% के लगभग रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट के बेसिस पर डिपेंड करते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। तो एलपीजी की थोड़ा बात कर ले, वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये क्लीन बर्निंग एनर्जी एफिशिएंट फॉसिल फ्यूल जिसका मेन यूज होता है घरों के अंदर खाना बनाने में, हीटिंग के लिए और इंडस्ट्रीज में। कंपोनेंट्स ध्यान रख लेना इसके, प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं। प्रोडक्शन बात करें तो ऑयल, जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है एलपीजी बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, और इसको देखा जाए तो डोमेस्टिकली हम बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हम इंपोर्ट्स करते हैं। पर्पजेस एप्लीकेशन डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल, इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड पावर जनरेशन, ऑटोमोटिव फ्यूल्स और कॉमर्शियल यूसेज में होटल और रेस्टोरेंट में इनका यूज हो जाया करता है। बायोगैस जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर निकाली जा रही है वो क्या है? आपने देखा होगा हमारी साइंस की बुक में आ जाता है बायोगैस का थोड़ा सा आइडिया। इसमें क्या होता है कि लाइव स्टॉक का कोई वेस्ट हो, जैसे गोबर, डंग, कुछ भी हो, है ना, क्रॉप रेजिड्यू है जैसे स्टबल्स और ये हमारे बच जाते हैं वो, वेस्ट वाटर होता है वो, और साथ ही साथ में जो किचन का गीला कचरा होता है फूड वेस्ट, उन चारों पांचों का मिक्सअप करके और एक पूरे से चैम्बर में, एक एनक्लोज चैम्बर जहां पर एनरोबिक कंडीशंस में उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब एयर की एब्सेंस में वहां पर एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल प्रोसेसिंग या डिकम्पोजिशन की प्रोसेसिंग, जिसके चलते ये जो हमने इनपुट डाला था वो फिर डिके हो जाता है और उसमें से निकलती है गैस, उसको तो बोल दिया बायोगैस। और जो मटेरियल बच रहा है सॉलिड वाला वो डाइजेस्टेट हो गया। अब वो मटेरियल जो बच रहा है ना उसका भी यूज, और बायोगैस का तो यूज आप जानते ही हो कि हीट रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बायोमीथेन का हम यूज करके फ्यूल गैस ग्रिड में हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। वहीं पर जो डाइजेस्टेड जो मटेरियल बच रहा है ना सॉलिड वाला स्टफ, उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है सॉइल अमेंडमेंट के लिए, लाइव स्टॉक बेडिंग, जहां पर मास लार्ज स्केल पे लाइव स्टॉक रियरिंग की जा रही है, तो वहां पर उनके रहने के लिए उनके जो बेड होता है ना, मिट्टी की एक सॉफ्ट जी सरफेस से बनाने की कोशिश होती है, वो यहां पर इंश्योर करने का कोशिश होती है। ये ध्यान रखना है, ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बेसिस पे डेवलप होती है। और बायोगैस के कंपोजिशन की बात करें तो मीथेन में, इसमें मीथेन कंपोनेंट होता है 50 to 75% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50%। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फीचर्स, ये इको फ्रेंडली है, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन है, घरों में भी आप लोकली अपने घर के अंदर बैकयार्ड में अगर जगह ज्यादा है, आपके पास लाइफ स्टॉक अच्छा खासा, तो आप इसको डेवलप कर सकते हो या कम्युनिटी लेवल पे भी किया जा सकता है। ड्यूअल बेनिफिट है, एक तो क्या है, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि बायोगैस क्या रिन्यूएबल एनर्जी है। ये कचरा ऐसा है, रेजिड्यूज ऐसे जो लगातार बनते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते, है ना। इसके अलावा ड्यूअल बेनिफिट, फ्यूल भी मिल रहा है और साथ ही साथ हमें मेन्योर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। फिर इसके अलावा हमारी बात होती है फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी पे, हमारी जो एक रिलायंस है वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी हो जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और ये एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल हो गया सर्कुलर इकोनॉमी का, जहां पर हम डिफरेंट आर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं कि हम कैसे भी पोल्यूशन भी रिड्यूस करें, इनपुट भी रिड्यूस हो जाए, एफिशिएंसी भी मैक्सिमाइज हो जाए, वो सारी चीजें
पॉसिबल हो सके। एलपीजी क्राइसिस के कारण क्या है, देखो कंसर्न मेन तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मैंने बताया 65% हमारा एलपीजी तो इंपोर्ट ही होता है जितनी रिक्वायरमेंट है। सप्लाई वल्नरेबिलिटी, ग्लोबल टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे ही चौक हुआ कितनी प्रॉब्लम आ गई। प्राइस वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनली कुछ भी ऊंच नीच होती है तो प्राइस एकदम सीधा घर की थाली के ऊपर इंपैक्ट डालती है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ा काम करें। देखो एक तो हम एनर्जी मिक्स लेकर के आए, जरूरत का मतलब कि एलपीजी पे ही रिलायंस कंप्लीटली रखे, इसके बजाय हम बायोगैस और दूसरे क्लीन एनर्जी फ्यूल्स पे जा सकते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और स्टोरेज पे हमें जाना चाहिए, जिससे कि इंटरनेशनली जो कुछ भी चैलेंजेस है उनको हम टैकल कर सके। फिर पॉलिसी सपोर्ट और ऑल्टरनेटिव्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बायोगैस और क्लीन एनर्जी की प्रमोशन गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे क्या है कि हम हमारी जरूरतें लोकली फुलफिल कर सके। डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन की बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम पे हम काम कर सकते हैं। फिर बात आता है हमें एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो सीधी बात है डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट पे है वो तो रिड्यूस करनी है, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हम कैसे भी करके फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बायोगैस एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो गर्भ आई प्राइमरीली रिलेटेड टू विच सेक्टर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, नहीं ये हमने नियोनेटल से रिलेटेड देखा था ना। ग्लोब नेटवर्क जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, बताना जरा कमेंट्स में। बायोगैस इज प्रोड्यूस थ्रू विच प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, बताना जरा एरोबिक था या एनारोबिक था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 2025 में 6th आई है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर अब अगर बात करें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो इसमें आपके पास में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो 20वां क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा था कि आपके फॉरेस्ट जो हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ओशियंस के कंपैरिजन में, नहीं ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये बात आप जैसे काटोगे ये भी गया ये भी गया। फिर दूसरा, मरीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, वो वर्ल्ड की टोटल ऑक्सीजन जितनी प्रोड्यूस होती है उसकी 50% प्रोड्यूस करती है, तो आंसर इज यस। तो इसका आंसर सीधा बी चला जाएगा, थर्ड वाला भी आपका ठीक नहीं है। फिर आ जाओ आप 66 क्वेश्चन में, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है, माफी देने वाली पावर, उसकी अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के पास में जो पावर है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो इसमें कहा हुआ है यस ये हो सकता है, बट वो लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर के कोई इंडिविजुअल प्रेसिडेंट के पास में मर्सी पिटिशन लेकर के जाता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे जो सजा हुई है उसको खत्म कर दो। लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर कि प्रेसिडेंट साहब की इस पावर को रिव्यू किया जा सकता है। वहीं पर दूसरी, प्रेसिडेंट क्या इस एक्सरसाइज को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के कर सकते हैं, नहीं। देखो सीधी बात है, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पर ये काम होता है, तो आंसर इज बी यहां पर स्ट्रेट। एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये जो है एड एंड एडवाइस वाली बात, ये मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। और आज के आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन से, एक आरबीआई की इनकम से रिलेटेड है और दूसरा सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है। आंसर कमेंट्स में जरूर देना। बाकी आप जानते ही हैं पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में, आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि बैच की तरफ, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।